प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन के अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकतंत्र क्या और क्यों अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने लोकतंत्र के अर्थ को जानते हुए उसकी परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को भी हमने जाना। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र ही क्यों इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लोकतंत्र के लिए विभिन्न देशों में या फिर भारत में भी लगातार बहस होती रही। कुछ लोग लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देते हैं तो कुछ लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं। हम इन दोनों तर्कों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही लोकतंत्र के एक व्यापक अर्थ के बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले अध्याय और इस अध्याय के पहले भाग में जाना कि शासन के अनेक रूप हैं, जैसे सैनिक शासन, तानाशाही शासन, राजशाही शासन, कम्युनिस्ट शासन और लोकतांत्रिक शासन। हम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इन सभी शासनों में लोकतांत्रिक शासन ही सबसे अच्छा है। आज दुनिया में लोकतांत्रिक शासन अपनाने की होड़ मची हुई है। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन क्यों है। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें लोकतंत्र के गुण और दोष अर्थात इसके पक्ष और विपक्ष में उत्पन्न तर्कों को समझना होगा। तो सबसे पहले लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क को देखते हैं। जब हम लोग लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन की चर्चा करते हैं तब लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क सामने आते हैं। लोकतंत्र के विरोधी ये तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अनपढ़ों की संख्या अधिक है और यहाँ पर गैर जिम्मेदार लोग ज़्यादा हैं। इनके वोटों को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल चलता रहता है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती और इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के साथ साथ देश को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। लोकतंत्र में फैसला लेने की प्रक्रिया कठिन होती है। फैसला लेने से पहले काफ़ी वाद विवाद, बहस और चर्चाएं होती हैं, जिससे किसी भी निर्णय पर पहुंचने में दिक्कत होती है। लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि यह बहुत खर्चीला शासन है, क्योंकि इसमें जो चुनाव होते हैं उनमें खूब सारा पैसा उड़ाया जाता है, काफ़ी खर्च किया जाता है। एक अन्य आरोप यह भी है कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथों का खिलौना बन जाता है। लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनकी सहानुभूति बटोरकर सत्ता प्राप्त कर ली जाती है। यहाँ हमारे सामने लोकतंत्र के खिलाफ अनेक तर्क आए हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि अभी तक लोकतंत्र ने समस्याओं को
समाप्त करने के लिए कोई तौर तरीका विकसित नहीं किया। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। फैसला लेने में देरी के साथ साथ गलतियां भी होती हैं, लेकिन सभी फैसले गलत नहीं होते। इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है। फिर भी हमारे सामने जितने भी शासन हैं उन सभी में लोकतंत्र ही एक बेहतर शासन प्रतीत होता है। चलिए जानते हैं लोकतंत्र बेहतर क्यों है, अर्थात इसके पक्ष में कुछ तर्कों को देखते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला यह, लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर क्यों है। दूसरा, लोकतंत्र में कौन कौन से गुण हैं। इन सवालों का हल एक उदाहरण से करेंगे। चीन, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, 1958 से 1961 के दौरान यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ गया। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयानक अकाल था। इसमें करोड़ों लोग भूख से मर गए। ठीक ऐसी ही स्थिति बिहार में भी देखने को मिली। वर्ष 2008 के अगस्त सितंबर महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ आ गई, जिसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हो गया। लाखों लोग तबाह हो गए। अब यहाँ पर लोकतंत्र की दो स्थितियां देखने को मिली। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार की प्रलय से जल्द ही निजात पा लिया गया, जबकि चीन में अकाल से निजात पाने में काफ़ी समय लग गया। इसका मुख्य कारण यह भी है कि लोकतांत्रिक देशों में एक मजबूत विपक्षी दल होता है और सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया भी होता है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार लोगों की ज़रूरतों के अनुसार आचरण करती है। यह सब सरकार चलाने वालों पर निर्भर करता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का पहला गुण यह है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्व परिचित होते हैं, अतः वे लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक बहस होती है, सार्वजनिक रूप से चर्चाएं भी होती हैं। यदि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेती है तो सार्वजनिक चर्चाएं और बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। इसका एक उदाहरण है कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू कर दिया था, जो लोगों के विचार में गलत फैसला था। इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 ईस्वी के चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं किया और श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा। अतः लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। चुनाव के दौरान आम दिनों में नेताओं का भाषण होते रहता है। इस तरह के भाषणों में नेता लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखते हैं, जिससे लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि सरकार का कोई फैसला लोगों के हित में नहीं होता तो लोग उसका विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र में जनता अपने खिलाफ बने नियमों का विरोध कर सकती है। इन्हीं सब चर्चाओं के आधार पर समझा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं, अपितु लोकतंत्र राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है। आइए लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के बारे में जानते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के बुनियादी बातों की चर्चा की। हमने यह भी देखा कि एक शासन के रूप में लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर है। अब समझना यह है कि लोकतंत्र तो अनेक देशों में है,
इन देशों के लोकतंत्र में सामान्य लोकतंत्र और एक बेहतर लोकतंत्र कौन है? क्या सरकार की परिधि से बाहर भी लोकतंत्र है? इन सवालों को समझने के लिए हमें लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझना होगा। प्रफुल्ल की बड़ी बहन रीति, जिसकी शादी तय हो गई है, घर में सभी लोग खुश हैं। रात में घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर यह फैसला लेते हैं कि शादी में कौन कौन सी और कैसी व्यवस्था करनी है। सभी लोगों को अपना अपना विचार रखने का मौका मिलता है। सभी के विचार सुनने के बाद आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं कि शादी बेहतर ढंग से किस तरह हो सकती है। एक दूसरा उदाहरण है कि गांव में दशहरे की पूजा होनी है और दुर्गा पूजा भी होनी है। इसके लिए गांव के सभी सदस्य एक साथ बैठकर अपने अपने विचार रखते हैं। यहाँ भी गांव के सभी सदस्यों की, सभी लोगों की बातें सुनी जाती हैं और अंत में फैसला सभी लोगों के विचार के अनुसार होता है। इन दोनों उदाहरणों से लोकतंत्र के फैसले बुनियादी तौर तरीकों को उजागर करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच संगठन, गांव और परिवार तक भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, या ये कहें कि लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने लोकतंत्र ही क्यों इसके बारे में जाना, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्कों के बारे में चर्चा की और साथ ही लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना और आखिर में हम पढ़ेंगे अप्रमाणविक कण। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुीय सिद्धांतों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो अविभाज्य हैं और इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। एक तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर एक पानी का अणु बना रहा है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान एक जैसा है, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से अलग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। परमाणु क्या है? परमाणु एक रसायन का सबसे छोटा कण है जो प्रकृति में मौजूद है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। अप्रमाणविक कण। परमाणु जिन छोटे कणों से बने होते हैं, उन्हें अप्रमाणविक कण कहा जाता है। यह इस प्रकार है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऋणात्मक आवेश कण होते हैं, जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरण ट्यूब की मदद से की थी। आइए जानते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैथोड ट्यूब है, जिसके अंदर कम दाब पर हवा भरी गई है, और नीचे एक निर्वात पंप है जो कि इस हवा के दाब को नियंत्रित रखता है। यहाँ पर 2 प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड हैं, जिनको जोड़ा गया है उच्च वोल्टता के साथ। कैथोड को ऋणात्मक कोने के साथ, जबकि एनोड को धनात्मक कोने के साथ। दोस्तों, जे थॉमसन ने कैथोड किरण कैथोड से एनोड की तरफ फेंकी, और उन्होंने एनोड के पीछे कैथोड ट्यूब के ऊपर एक प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर कैथोड किरण में कोई ऋणात्मक अनुपात है, और इसी को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन। हाइड्रोजन से प्राप्त होने वाले सबसे हल्के धनात्मक आयन को प्रोटॉन कहते हैं।
जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं इन्होंने कैसे किया था। दोस्तों, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में प्रयोग हुए उपकरणों को देखा, यह भी बिल्कुल समान उपकरण है, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने इस बार एनोड से कैथोड की तरफ एनोड किरण फेंकी और उन्होंने कैथोड के पीछे प्रतिदीप्त लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर एनोड किरण में कोई धनात्मक अनुपात है, और इसी को उन्होंने कहा प्रोटॉन। तो ऐसे हुई थी प्रोटॉन की खोज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और उसका कुल आवेश 0 होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने की थी। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे की थी न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक अल्फा कणों का स्रोत है, जहां से अल्फा किरणें फेंकी गई पैराफिन की प्लेट के ऊपर, और वहां से कुछ किरणें निकली बेरिलियम की प्लेट से गुजरी। उसके बाद जो किरणें निकली उनको आयनीकरण कक्ष में जांचा गया, तो यह पाया गया कि उनके अंदर प्रोटॉन है। दोस्तों, ऐसा तभी मुमकिन था अगर बेरिलियम से पहले वाली किरणों में प्रोटॉन के द्रव्यमान जितना द्रव्यमान वाला कोई कण हो, और इसी को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। तो ऐसे हुई थी न्यूट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इस प्रकार होता है। E/m बराबर है 1.758820 जमा 10⁻11 कूलम्स पर केजी, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग का उपयोग किया था। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो आवेशित प्लेट हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों ही प्लेट को उच्च वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। ऊपर वाली प्लेट को धनात्मक कोने के साथ और नीचे वाली प्लेट को ऋणात्मक कोने के साथ। यहाँ पर कुछ तेल की बूंदें डाली गई हैं ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद भी है, जहां से बूंदें होती हुई नीचे वाली प्लेट की तरफ जाएंगी, और हम इस दूरबीन से इसे देखेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रायोगिक व्यवस्था के साथ मिलिकन ने प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला, जो कि होता है 1.602 जमा 10⁻19 कूलम। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सीखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद हमने पढ़ा
परमाणु की संरचना और आखिर में हमने पढ़ा अपारमाणविक कण। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अगले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परमाणु का थॉमसन मॉडल और उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल और आखिर में पढ़ेंगे समस्थानिक एवं संभारिक। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन विषय के अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा और साथ साथ इन पर प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम कल कक्षा 9 में हिंदी के अध्याय वाक को पढ़ेंगे और इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।